आप दीपो भव। आइए, टीम महाबोधि को आप सबको नमन है। टीम महाबोधि की ओर से आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सेक्शन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये भी इतिहास में एक अजूबा है कि किस तरह से छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में 16, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद, ये भारत के उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छठी सदी ईसा पूर्व लगभग 16 बड़े महाजनपद ये बने थे। कोसी है, कौशल है, अवंती है, अंग है, मगध है, तो विभिन्न सारे क्षेत्रों में ये बने हुए थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि बिहार की राजधानी पटना है, तो ये पटना में मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य का केंद्र है पटना। भी कुम्हार जाएंगे, अशोका पार्क जाएंगे तो आप देखेंगे कुम्हार वाले पार्क में बहुत सारी यहाँ पहचान है। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मगध साम्राज्य ने मगध साम्राज्य का रूप ले लिया। बाकी तो महाजनपद ही रह गए, लेकिन मगध महाजनपद से भी राष्ट्र और साम्राज्य और महासाम्राज्य का रूप ले लिया। इसका कारण मुख्य रूप से वजह रहा, एक तो संसाधन रहा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, उपजाऊ भूमि रही, फिर नदियों की काफी बहुलता रही। तो इन सब चीजों से और मैन पावर भी काफी रहा। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय इत्यादि जैसे बृहत्तर कारणों से और योग्य राजा हुए। आगे चल के हम देखते हैं कि आपको पता है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन से लेके आगे चल के हम देखते हैं महापद्मनंद के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती थी। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने मगध साम्राज्य को पूरे भारत की राजधानी बना दिया। और प्राचीन भारत में कहा जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का इतिहास यानी मगध का इतिहास है। आइए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। इतिहास की एक बहुत रोमांचकारी घटना है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। आइए ये हम लोग देखते हैं कब की घटना है। तो ये 5वीं छठी सदी ईसा पूर्व की घटना है, जब महाजनपदों का काल था। इसी महाजनपदों में 16 महाजनपद थे और मगध सबसे शक्तिशाली बना। संस्थापक कौन थे मगध के? बृहद्रथ। पूछा जा सकता है संस्थापक बृहद्रथ। पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है मगध साम्राज्य का? अथर्ववेद में मिला है। मगध सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में संस्थापक बृहद्रथ हैं और पहली बार उल्लेख मिला अथर्ववेद में। मगध के उदय के क्या कारण रहे हैं? आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक। जैसा कि मैं आपको बताया, आपको पता है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृतियों का जब विकास होता है तो उसके उदय में सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है? आर्थिक कारणों की होती है। आर्थिक कारणों मतलब रुपया, पैसा, संसाधन, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, अन्य प्रकार के संसाधन। जब ये संपन्नता, खुशहाली आती है, साथ ही साथ लोहे की खोज तो पहले ही हो गई थी और लोहे का कृषि में प्रयोग हो रहा है। कृषि क्रांति की शुरुआत हो गई है और द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो जाए। रिंग वेल्स, पक्के कुएं, छल्लेदार कुएं बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी आगे चल के बनेगी पाटलिपुत्र, आपको पता ही। तो आर्थिक रूप से जब समाज या सभ्यता संपन्न होती है तो आर्थिक का फर्क असर होता है सामाजिक रूप से। ठीक है, समाज का खाना, बैठना, उठना, चलना फिरना, सोच, संस्कार, व्यवहार, विचार यानी संस्कृति जो होती है ना, ये समृद्ध होती है। और संस्कृति जब समृद्ध होगी तो इससे राजनीति का निर्माण होता है, पॉलिटिकल, राजनीतिक गतिविधियों का निर्माण होगा। और इसी राजनीतिक गतिविधियों में ना महासाम्राज्य बनेगा, महासाम्राज्य का निर्माण होगा। और इसके साथ साथ और भी कुछ कारण है जो इस पर इफेक्ट करते हैं। और कौन सा कारण है? एक संपूर्ण संस्कृति। इस समय इस संपूर्ण संस्कृति के अंतर्गत, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो पर्यावरणीय हो, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, यानी विभिन्न प्रकार की जो एक सम्मिलित बृहत्तर दृष्टिकोणों के अंतर्गत इस संस्कृति को, संस्कृतिकरण को देखा जाता है। और अंत में फिर ये हम लोग देखेंगे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी की इसमें भूमिका होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका होती है, वर्ल्ड रिलेशन, मुख्य रूप से विश्व व्यापार की भूमिका होती है। इन सब बृहद कारणों से और साथ साथ आर्थिक में हम तो देखते ही हैं, खास करके मगध में उपजाऊ भूमि है, भूमि बहुत उपजाऊ है, बहुत खनिज संसाधन है। आपको पता है ना, ये जो गिरिडीह का जो पहाड़ी झारखंड वाला जो एरिया है, यहाँ से व्यापक प्रचुर पैमाने में लोहा का खनन होता था। और ये युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होता है शस्त्र और हथियार, गोला बारूद। उस समय तो बारूद नहीं हुआ था, लेकिन हथियार। और ये हाथी ये झारखंड के जंगलों से यानी बिहार के जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, तराई से खनिज प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ एकदम से
कई सारे हम लोग लौह की बात कर रहे हैं तलवारों के लिए, उसके बाद हाथी जैसे बहुमूल्य संसाधन मिले, इसीलिए इसका उदय हुआ। ठीक है, तो ये मैं उदय के कारणों पर चर्चा किया हूं। जो सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों में ये न अंग को मिला, न कौशल को मिला, न चेदी को मिला, न इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैशाली को भी मिल पाया, न इसके बाद हम देखते हैं कि कुरु को मिल पाया। 16 महाजनपद यह केवल मिला किसको? मगध साम्राज्य को। और फिर यहाँ युग से युग शासक हुए, चंद्रगुप्त जैसे लोग हुए, चाणक्य जैसे लोग होंगे आगे चल के। तो ये कारण रहा, उद्भव के पूछा जा सकता है। मगध के वंशों का क्या क्रम है? सर्वप्रथम हर्यक वंश, ठीक है, संस्थापक बिंबिसार इसके रहेंगे। आइए, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, मौर्य वंश, ये क्रम है, पूछा जा सकता है भाई। हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अब हर्यक वंश आइए, संस्थापक कौन है भाई? 544 से 492 बीसी। संस्थापक इंपॉर्टेंट है बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। महात्मा बुद्ध का मित्र भी कहा जाता है, समकालीन है। राजधानी कहाँ है? राजगृह, गिरिब्रज, ठीक है। आज भी आप राजगृह जाएंगे, जाके देखेंगे किस प्रकार की राजधानी थी, दुर्गीकृत थी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सबसे समृद्ध और सुरक्षित स्थान है राजगृह, ठीक ना। ये हो गया। राजवैद्य इनके जीवक थे, ठीक है। बुध एवं चंड प्रदोत की सेवा में इन्होंने भेजा। चंड प्रदोत अवंती के क्या थे? अवंती के शासक थे। तो एक अच्छा संबंध था इनकी, जो कूटनीतिक एवं वैदेशिक नीति थी बड़ा उत्तम प्रकार की थी, इसलिए इन्होंने अवंती के जो शासक, अवंती भी बहुत महाराष्ट्र में बहुत एक मजबूत रहा था, मध्य प्रदेश में था, उसी मध्य प्रदेश, तो ये बहुत मजबूत राष्ट्र था। तो इसके साथ इनकी एक संबंध हुई, मित्रता हुई, और अवंती में ही इन्होंने अपने जीवक को भेजा था, ठीक ना। इलाज के लिए इनकी तबीयत खराब हो गई थी राजा शासक को। वैवाहिक संबंध में इन्होंने स्थापित किया। वैवाहिक संबंध क्षेमभद्रा से, पंजाब की राजकुमारी, सोचिए वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ किया? पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, पंजाब, ठीक है। चेटक की चेलन्ना से, वैशाली से इन्होंने किया, वैशाली ऋषि गणतंत्र है उससे किया, ठीक है। चेटक की वहां चेलन्ना से। और कहा? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कौन है? कौशल, कौशल में प्रसेनजीत के यहाँ कौशल देवी के साथ में इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित। कितना दूरदर्शी दिखा रहे हैं कि कैसे राज्य साम्राज्य का निर्माण होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आज हम लोग बिहार पटना में हैं और कहाँ कितनी दूर पंजाब गंधार वाला एरिया है, और वहां से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है। बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है, श्रोणिक यानी सेना रखने वाला, ठीक है। ब्रह्मदत्त को हरा के इन्होंने अंग को मिला लिया। आप मैप में देखेंगे कि ब्रह्मदत्त को हरा के अंग जो है, भागलपुर का जो क्षेत्र है, वो इसमें मिला लिया, ठीक है। ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को राज मिला लिया। बौद्ध धर्म के समर्थक थे, चूंकि बौद्ध के समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं। पितृहंता भी इनको कहा जाता है, ये पिता की हत्या करके शासक बने थे। आइए, अजातशत्रु। अजातशत्रु इनके पुत्र रहे हैं 492 से 460 बीसी कार्यकाल। इनको कुनिक भी पितृहंता थे, कुनिक कहा गया है। अब आइए, कौशल, काशी एवं वैशाली को मगध में मिला लिया, ठीक है। कौशल जो इनका ननिहाल रहा है, इसको इन्होंने जीतेंगे काशी के मुद्दे को लेकर। अब ज्यादा ऑपरेशन नहीं करना है, क्या मुद्दा था, काम से काम मतलब रखिए। कौशल काशी को जीतेंगे और वैशाली को मगध में मिलाएंगे, ठीक है। मगध में कैसे मिलाएंगे? इनके बहुत तेज तराक मंत्री वस्कार रहेंगे। लगभग 15 से 16 वर्षों की कठिन तपस्या ये करेंगे वस्कार, और घूम घूम के लिच्छवी गणतंत्र है, लिच्छवी गणतंत्रात्मक शासन थी, 8 जो लोग मिलकर ये लिच्छवी संघ का निर्माण करते, ठीक ना। तो आपको पता है कि ये गंगा है, और गंगा के दक्षिण भाग में क्या था? राजतंत्र, जो मगध वाला क्षेत्र था। उत्तर भाग में क्या था? ये था गणतंत्र। तो यही वैशाली लिच्छवी गणतंत्र था। लेकिन अजातशत्रु ने बड़ा सोच समझ के, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, वस्कार के माध्यम से 15-16 वर्षों में पूरे के पूरे संघ परिसंघ में फूट डलवाया, और फूट डलवा के महाशिला कंटक, आप बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, बड़ा बड़ा पत्थर जो फेंका जाता था, उसी तरह का कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना ये औजार निर्मित किए। ये अजातशत्रु महाशिला कंटक, रथ मूसल, कभी कभी पूछते हैं कौन सा औजार था, इसकी सहायता से वैशाली को युद्ध में क्या किया? पराजित किया। युद्ध में क्या पराजित किया? षड्यंत्र के माध्यम से पूरे गण संघ को फोड़ दिया एक दूसरे से। अब एक दूसरे के ऊपर में इतना ज्यादा वैमनस्यता और आपसी खींचतान प्रारंभ हो गया कि फूट गया। और फूटने का कारण रहा कि क्या हुआ? फूटने का कारण रहा कि गणतंत्र पराजित हो गया। फूटने का कारण पता है ना, पृथ्वीराज चौहान तारायण के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए थे, जयचंद के कारण, पता है ना। मीर जाफर के कारण बंगाल में जो पलासी की युद्ध हुई, उसमें नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए, पता है ना सारा चीज, इतिहास गवाह है। अपनों ने जब धोखा दिया है, अपनों ने जब बैर किया है, तभी लोग पराजित होता है। गैरों से कहाँ कोई पराजित होता है?
है कि नहीं? हमको अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी भी कम था। ठीक है, आइए तो अपनों से भी थोड़ा बच के रहना है भाई, ठीक ना। अपना बड़ा होशियार होता है, नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, इसलिए अपदीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। आइए कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान को भी अपना गुरु बनाइए और भगवत गीता में जो कहा गया है उसको कीजिए, वरना जीवन बड़ा दुरूह और मुश्किल हो जाएगा, जीने नहीं देगा लोग। आइए, राजगिरी का दुर्गीकरण किया इन्होंने, ठीक है, और पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण किया। राजगीर तो राजधानी इनके पिताजी बनाए थे, बिम्बिसार ही बनाए थे, तो और ज्यादा इसको दुर्गीकृत करेंगे। ये बिहार का कश्मीर है राजगीर, मौका मिलेगा तो जाके, बिहार का कश्मीर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन बिहार का एक बड़ा अजूबा जगह राजगीर है, मौका मिलेगा जाकर देखिएगा, ठीक ना, इतिहास से रूबरू होंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण होगा, ठीक ना। यही दीघा दानापुर वाला एरिया है ना, इसी एरिया में आसपास के जगह छावनी लगाएंगे। क्यों छावनी लगाएंगे? अरे भाई वैशाली गणतंत्र पर आक्रमण करना था इसलिए, और क्या, जीतना था। ठीक है, और इन्हीं अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति होगा, बौद्ध की मीटिंग होगी, बौद्ध सभा होगी, सप्तपर्णी गुफा में होगी। ठीक है, 483 BC में, ठीक ना। माँ का सब इसके। अब आइए उदयन, इनके बेटे उदयन 460 से 444 में, ठीक है। ये भी पिता की हत्या कर देंगे, परंपरा ही आ रहा है। बड़ा राजनीति भी अजीब चीज होती है भाई, क्या हत्या क्या मतलब है इन सब चीज से, जहां ये शांति समृद्धि का देश रहा है, महावीर बौद्ध का देश रहा है। हाल में ही पैरेलल, पता है कितना ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो बुद्ध और महावीर अपने महान संदेश से सुखी शांति समृद्धि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि दे रहे हैं, और यही तरह ये मार काट और इस तरह से तलवारों से ये खूनी खेल चल रहा है। क्या किया जाएगा? इसलिए ने बुद्ध कहा कि कोई किसी को ज्ञानी विद्वान बना नहीं सकता। ये तो बुद्ध के समकालीन लोग थे, अपने पिता की हत्या कर रहे हैं राजनीति के लिए। बताइए क्या है भाई? तो आप समझिए, ठीक ना। इसलिए बुद्धत्व बनना है तो खुद से बनना होगा। ये स्थिति राजनीति की देखिए, ये क्या दशा है। पिता की हत्या करके फिर ये बंधक है, उससे क्या मतलब है? इतिहास में क्या, क्यों, किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किया। गंगा गंडक पाटलिपुत्र बड़ा अजूबा और विचित्र नगर है भाई। पाटलिपुत्र की महानता भगवान बुद्ध ने कहा है कि विश्व का सबसे महान ये शहर है और इसका विनष्ट केवल और आग और पानी से हो सकता है। यदि पाटलिपुत्र को आग पानी से बचाया जाए तो पूरी दुनिया का यह अजूबा शहर होगा और आने वाले लंबे समय तक पूरे विश्व को यहाँ से निर्देशित और नियंत्रित किया जाएगा। और आपको पता ही है, यह चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सूफी संतों की धरती है, ज्ञान विज्ञान की धरती है, क्रांतिकारियों की भूमि है। ठीक ना। हमरो बिहार छई प्रधान रे मोर बहनों वीर सम भारत देश। ठीक ना। अब आइए, यही कितना स्ट्रेटेजिक शासक था कि गंगा सोन गंडक के संगम पर ये पाटलिपुत्र नगर बनाएगा। पता है ना, पूछा भी है कि पाटलिपुत्र कितने नदियों से घिरा हुआ है। एक और जानिए, पुनपुन भी है साथ में है। 4 नदियों से घिरा हुआ ये पाटलिपुत्र शहर है। और इस प्रकार का दुर्गीकृत, ये जैसे पाटलिपुत्र इतना बढ़िया दुर्गीकरण कराया गया था कि ये भी अपने आप में अजूबा है। कुम्हरार वाले में जाइएगा, आज भी कुम्हरार पार्क में रखा हुआ है, बुर्ज बना हुआ था, ये सिक्योरिटी के लिए था। यह पानी रहता था चारों तरफ, बहुत अजूबा। ठीक, वो मेंस में पढ़ा जाएगा। ठीक ना। आइए, मगध से पाटलिपुत्र राजधानी। अब क्या हुआ कि राजगिरी से अब राजधानी पाटलिपुत्र को करा दिया गया। ठीक ना। और यही से लंबे समय 500 साल तक पाटलिपुत्र राजधानी रहेगी। जैन धर्म का समर्थन, ये जैन धर्म के समर्थक थे। अंतिम शासक नागदशक हुए हैं। ठीक है, और नागदशक पराजित हो जाएंगे फिर, और तब शिशुनाग वंश की स्थापना होगी 412-345 BC। नागदशक के ये कौन है? अमात्य रहेंगे। इन्होंने भी हत्या ही पता नहीं क्या किया होगा, वही सब लगता है कुछ किया होगा। संस्थापक शिशुनाग। ठीक है, विद्रोह हो गया था, नागदशक कमजोर हो गए थे। विद्रोह में शिशुनाग जीत गए और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और अब मगध की राजधानी को इन्होंने वैशाली, ठीक ना, वैशाली गणतंत्र की भूमि है वैशाली। माँ गंगा व गंडक के संगम पर बसा हुआ यह वैशाली विश्व की प्राचीनतम क्या है? लोकतंत्र की भूमि है, धरती है। मगध की राजधानी अब इन्होंने वैशाली बना दिया। चूंकि ना भाई शिशुनाग इसलिए बनाया कि पाटलिपुत्र में तो सेंटिमेंट था ना, लोगों का भावना जुड़ा हुआ था। किससे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग से नहीं, उदयन से। इसलिए ये कुछ दिनों के लिए वैशाली को राजधानी बना लिया। ठीक है, अवंती को मगध में मिला लिया। बहुत महत्वपूर्ण है। जो चंड प्रदोत साहब जो थे उस समय, वो जो बिंबिसार तक नहीं मिला पाए, सो अवंती को बड़े बुद्धिमानी तरीके से शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अब आइए, इनके लड़के कालाशोक होंगे, ये भी शक्तिशाली शासक हैं। 364-366 BC।
पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लिया। चूंकि क्या हुआ कि भाई इतने वर्षों में वो ठीक हो गया ना, सारा चीज कुछ वर्षों में ठीक हो गया, जनता का सेंटिमेंट जीत लिया गया। जब अवंती पर इन्होंने आक्रमण करके जीत लिया तो जनता की मनोभावना बढ़ेगी और फिर से कालाशोक पूछता है कि राजधानी, द्वितीय राजधानी कौन पाटलिपुत्र बना? यही कालाशोक पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लिया। और यही द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संहिता, वही बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ। कौन अध्यक्ष है, कौन क्या थे, देख लीजिएगा। अंतिम शासक कौन रहेंगे? नंदीवर्धन। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन रहेंगे। अब आइए नंदीवर्धन को अब यहाँ से पदच्युत किया जाएगा और नंद वंश की स्थापना होगी 344-322 BC। महापद्मनंद संस्थापक, ये भी महान शासक थे। एक राट की उपाधि, यानी हम ही हैं सर्वे सर्वा, एकम हम दूजा ना कोई, एक राट की उपाधि। ठीक है, पहला शासक लेने वाला इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। परशुराम का अवतार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, महापद्मनंद कहा गया है इनको, पुराणों में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है महापद्मनंद। ठीक है, कलिंग को जीत लिया, कलिंग को जीत लिया पहली बार ये, और तब ना अशोक जीतेंगे कलिंग को। आज भी उड़ीसावासी थोड़ा बिहार वासियों से अपनी जो एक सांस्कृतिक ये हुई है ऐतिहासिक के कारण थोड़ा सा उनके मन में आज भी तकलीफ है। ठीक है, तो कलिंग को ये पहली बार जीतेंगे। ठीक ना, कलिंग राजा खारवेल वहां पहले भी थे, वो जैन धर्म के बड़ा संरक्षक थे। ठीक है, अब आइए कलिंग में नहर का निर्माण करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण दिखाया, सकारात्मक और प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखाया इन्होंने। नहरों का निर्माण किया कलिंग में। ठीक ना, नदियों की बहुलता तो थी ही वहां, बहुलता के कारण नहरों का निर्माण किया। अंतिम शासक घनानंद बहुत प्रतापी नहीं, बहुत महान, घटिया और बड़ा आराम तलवी शासक था, बदमाश, इसको जितना भी बोला जाए उस तरह का शासक था। और इस शासक ने अपने गुरुजनों का भी सम्मान नहीं किया, चाणक्य को भी बेइज्जत किया। और तब जाके चाणक्य ने घनानंद के दरबार में क्या किया था, वो अपना पिक्चर भी देख लीजिएगा, अशोका भी फिल्म है। ठीक ना, अशोका देख लेना है, और इससे रिलेटेड जो फिल्म होगी वो भी देख लेना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं बार बार बताता हूँ, श्याम बेनेगल की फिल्म है, सीरियल है, वो देख लीजिएगा। और इंडियन पॉलिटी पर देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सीरियल। ठीक ना, देख लीजिएगा ये सब। अब घनानंद ने सिकंदर के जो समकालीन थे, ठीक है, घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। पता है ना भाई, सिकंदर 327 BC में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण कर दिया था ना, पोरस उस क्षेत्र में, आंधी पोरस पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इस समय घनानंद शासक थे। ठीक है, चाणक्य ने, अब इसके बाद चाणक्य ने बदला लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ जो हो गया उसको पूरा किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य ने बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करके वर्षों तक वन में घूम सा धूमधाम पानी पत्थर, उसी तरह से पांडव आए कुछ और निखर, देखो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक अदना सा सामान से लड़के को इन्होंने तैयार किया जाके तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और तैयार करके एक राजा बनाया, एक नेतृत्वकर्ता बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे के पूरे मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य का विजेता बनकर राजा बन गया। एक कहानी भी है, चंद्रगुप्त मौर्य, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की माँ रोटी खिला रहे थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य बार बार रोटी को बीच से फोड़ कर खा रहा था। ठीक है, तो माँ बोली कि बेटा बीच से क्यों, हाथ जल जाएगा ना। तो बोले हाँ माँ हाथ जल जाएगा, तो किनारे से खाओ। ठीक है, तो किनारे से रोटी तोड़ के खाने के हाथ नहीं जला। तो वही बोले कि तुम जो शासन का ख्वाब देख रहे हो कि मगध साम्राज्य पर नियंत्रण करोगे, मौर्य वंश की स्थापना करोगे, और तुम जाके जो केंद्र है ये घनानंद का, नंद वंश का जो केंद्र पाटलिपुत्र, तुम यहीं पर अटैक करते हो तो कभी जीतोगे। तो किनारे किनारे से रोटी खाओ। तो उसके बाद माँ का एक बात, धीरे धीरे इनकी भी माँ जीजा माता ही थी, शिवाजी की माता जीजाबाई की तरह। ठीक है, और चंद्रगुप्त चाणक्य तो थे, इनके गुरुदेव थे, तब जाके फिर इसको जीत के आई। इतिहास में भी बहुत महान शासक रहे हैं। अब भाई इसी बीच में कुछ देख लेते हैं। इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना, अलग से पढ़ेंगे। अब इसी बीच कुछ विदेशी आक्रमण, इतिहास गवाह है कि जब जब आप कमजोर होंगे आप पर आक्रमण होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, हम लोग जंगल में रह रहे हैं एक तरह से। ठीक ना, जंगली जानवर एक दूसरे को खाते हैं, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है। जब आप कमजोर होंगे तो आप समझिए आप पर अत्याचार होगा, आपका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। तो जब जब कमजोर हुए, देखिए शुरू हो गया। इतिहास गवाह है, 2500 साल पहले की कहानी देखिए शुरू हो गई। आज हो रही तो क्या हो, आज हमारे शत्रु हैं तो क्या है। ये ईरानी विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण कौन हुआ, ईरानियों ने किया। हखमनी वंश, पूछा जाता है भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानी ने किया। हखमनी वंश का शासक था, ईरानी ने किया हखमनी वंश। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था, साइरस द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम सफल आक्रमण कौन किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरियस प्रथम या दारबाहु। यही भारत पर प्रथम ईरानियन जो था वो आक्रमण किया था।
516 BC में और कंधार को जीत लिया। आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कंधार है, इसको जीत लिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रथम सफल विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया। बाकी भी फैक्ट देख लीजिएगा। इस वंश का समाप्त हुआ ईरान में, भारत में प्रभाव समाप्त हो गया, ठीक है। प्रभाव क्या हुआ? तो लिपि में, आर्थिक संबंधों में, संस्कृति का तो आदान प्रदान होगा ना भाई। तो इसी को कहते हैं संस्कृतिकरण। उनके संस्कृति को हम लेंगे, हमारे संस्कृति को वो लेंगे। अब आइए, अब फिर उसके बाद हम लोग कमजोर पड़ गए हैं। अब देखिए यूनानी साहब चढ़ गए हैं। सिकंदर थे, बाबू साहब सिकंदर को 33 वर्ष की उम्र में ही सपना देख लिए थे कि हम तो पूरे विश्व विजेता ही बनेगा। आ गए तलवार लेके, पूरा यूरोप, यूनान, ग्रीस होते हुए, सारा मध्य एशिया को जीतते हुए, ईरान को जीतते हुए पहुंच गए भारत में, पश्चिम उत्तर भारत पहुंच गए, नदी के किनारे, ठीक है, विभिन्न नदियों के किनारे आ गए और लगे यहाँ से फिर चैलेंज करने। आइए इनके बारे में देखते हैं। पिता का नाम फिलिप था, देख लीजिएगा। मकदूनिया के शासक बने थे, ठीक है। अरस्तु इनके गुरु थे, पता है किसका गुरु ही अरस्तु होगा, शिष्य तो होगा है ना। 326 में यही भारत पर क्या किया था इन्होंने? आक्रमण किया। 326 BC पर तक्षशिला के शासक जो आंधी ने आत्मसमर्पित कर दिया। देखिए तक्षशिला के शासक, यहीं से ये लोग मिलकर आपस में लड़ते तो कभी आता ही नहीं, सोचता ही नहीं, लेकिन आंधी साहब जो है तक्षशिला के शासक समर्पण कर दिया। अब पोरस, यही भारत के सबसे पहले महान राजा कहा जाएगा। तो इन्होंने जिस महानता और बहादुरी का परिचय दिया, सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, यही झेलम नदी के किनारे, इसी को हाई डेस्पीज युद्ध कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है VBI। पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस पंजाब के शासक थे, पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे हाई डेस्पीज का युद्ध होगा, ठीक है। और इस युद्ध की महानता ये होती है कि पोरस तो जीत ही जाते, जीतने वाले थे, लेकिन आंधी पानी पड़ गया, इतना कीचड़ हो गया, मड हो गया कि हाथी फंस गया, और हाथी फंसने के कारण इनकी पराजय हो गई। और हाथियों को जब देखा ना वो सिकंदर और सैनिक, तो डर गया कि अरे बाप रे बाप, ये क्या चीज है। और एक कहावत भी है इतिहास में कि जब पोरस को पकड़कर सिकंदर के पास ला गया, तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है? कहा पोरस ने कि जो एक राजा के साथ राजा का व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए, ठीक है। तो सिकंदर ने पोरस के साथ सम्मानजनक मैत्रीवत संधि किया और पोरस को छोड़ दिया और कहा कि ठीक है आप शासन कीजिए। और भी क्षेत्रों का शासन सिकंदर ने अपने सेल्यूकस निकेटर सेनापति का मानन किया और फिर यहाँ से लौट गया। और बेबीलोनिया में, मिस्र बेबीलोनिया, 323 BC में इनकी मृत्यु होगी। इनकी कहानी खत्म होगी, इनकी हसरत अधूरी रह गई। विश्व विजेता का सपना संभव हो सकता है क्या? हालांकि बहुत हद तक प्रयास किया इन्होंने, और इतिहास का एक अद्भुत और वीर योद्धा है, रोमांचकारी योद्धा। हम सबको इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि महज 33 वर्ष की उम्र में, वाह क्या बात है, पूरे इतिहास को दिखा दिया। कौन? सिकंदर। अब बता, पूरे 18 वर्ष की उम्र में कौन दिखा दिया इस दुनिया को अपना इतिहास? अभिमन्यु। ऐसे जो वीर लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद कितने समय तक जिए थे? ये स्वामी विवेकानंद है, देखते हैं स्वामी विवेकानंद महज। शिवाजी महाराज कितने समय तक दिए थे? शिवाजी महाराज ये हैं। इतिहास ऐसे ही वीरों का होता है। आयु लंबी नहीं चाहिए बाबू मोसाए, आयु छोटी चाहिए कुछ कर गुजरने के लिए, क्या समझे? ठीक है, आइए। तो हम लोग भी अब गधे हो चुके हैं, 25-30 में हम लोग आ चुके हैं, 35 में भी कुछ लोग आ गए, तो जल्दी से आइए, नहीं तो अब उम्र बच्चे ने, ऐसे भी कोरोना है, पता नहीं कब चपेट में ले ले, कब चले जाइए। इसलिए अच्छा काम कीजिए, सत्य कर्म कीजिए, सत्य विचार रखिए, लोगों की देखभाल कीजिए, सेवा कीजिए, सत्य शांति सहिष्णुता पर चलिए, गौतम बुद्ध के विचारों पर चलिए, 10 शील के मार्ग का अनुसरण कीजिए, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कीजिए, ठीक है। तब तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव बंधु दृढ़ तुमेव सर्वम मम देव देव। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आइए, निराकस इनके थे जल सेनापति, ठीक है, निराकस जल सेनापति थे। और घोड़ा का क्या था? बुक के फेला, महाराणा प्रताप का घोड़ा, मारो मेवाड़ी सरदार हुकुम, उनका घोड़ा का क्या नाम था? ठीक है, चेतक, ठीक है। इसी तरह से इनके घोड़ा का नाम था बुके फेला, घोड़ा का नाम था बुके फेला, ठीक है। सिकंदरिया सवाल भी बजाया, तो बस इतना ही जानना है। तो मोटा मोटी मैं समझता हूँ कि आप देख लिए हैं चीजों को। एक बार आइए और आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा मैप के माध्यम से, ठीक है। जरा इधर आ जाइएगा थोड़ा सा। ये वर्ल्ड हुआ, ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ से देख लीजिए, है ना। ये स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली का क्षेत्र है। यही रोमन साम्राज्य, ग्रीस है ना, ग्रीस मैसेडोनिया, यही रोमन साम्राज्य है। और इसी रोमन साम्राज्य से सिकंदर ने यहाँ से जीतते जीतते, यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे मध्य एशिया होते हुए ये बहुत सारे लोगों को हराते हुए, पराजित करते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पराजित करते हुए भारत पर पश्चिम उत्तर भाग में आ गए थे। और यहीं पर
लेकिन पोरस जैसे वीर के कारण इनका झेलम नदी के किनारे इनकी रथ यात्रा रुक गई थी। ऐसे भी इनके सैनिक थक गए थे, बहुत सारा कारण था, और इनको पता था कि मगध में कोई शक्तिशाली शासक है, हाथी वाथी जो देख लिए तो डर गए, बहुत सारा कारण था, वो मेंस का विषय है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कहाँ से कोई शासक आके इतना साल पहले 327 BC, मतलब आज के 2300 साल पहले कहाँ से कहाँ आके शासन किया। और फिर इसी के बाद ना फिर हम लोग पढ़े ना कंपनी के शासन में, उसी तरह से फिर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कंपनी बनेगी, फिर यहाँ से चल देगा ये लोग 1600 1700 आते आते यहाँ पर फिर भारत में शासन कायम करेगा। तो जब जब भाई हम कमजोर होंगे तो हमारी यही हालत होगी। आज भी देखिए क्या है, दोनों तरफ से दो दो शत्रु चढ़ा हुआ है, इधर चाइना इधर पाकिस्तान, पता नहीं कम मसल के रख दे है, लेकिन किसी में दम नहीं है। रोम मिस्र यूनान मिट गए जहाँ से सारे हस्ती, लेकिन हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब आइए मेहनत कीजिए सब लोग, कर्मठ बनना है, मेहनती बनना है, गांधी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना है, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के सपनों को पूरा करना है। मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए। देखिए तो पढ़ाई को पूजा समझिए, पढ़ाई को आराधना समझिए, पढ़ाई को तपस्या समझिए, और तब देखिए पढ़ाई में क्या मजा है, ठीक है ना। और चीजों को अपने अकॉर्डिंग, है ना, कई तरह से फिगर बना सकते हैं, चार्ट है, बायोग्राफ है, इसके माध्यम से चीजों को आप समझ सकते हैं। जैसे चलिए आइए मैं एक आपको मॉडल दिखा देता हूं। क्या था भाई, हमने महाजनपद का काल पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या होता था, कुल होता था, कुल के बाद कुल से क्या बनता था, ग्राम होता था, ग्राम से क्या बनता था, 20 होता था, जो आज का विधानसभा है। 20 से क्या होता था, जन होता था, जन से क्या होता था, जनपद होता था, जनपद से क्या होता था, महाजनपद होता था, महाजनपद से क्या बनता था, राष्ट्र का निर्माण होता था, राष्ट्र के बाद क्या बनता था, याद कीजिए कुछ है, राष्ट्र के बाद बनता था क्या, साम्राज्य, और साम्राज्य के बाद क्या बनता था, महासाम्राज्य। क्या बना, महासाम्राज्य। देख रहे हैं ना किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। यह डेवलपमेंट का जो फेज है कब से है, कुल ग्राम, ये 1500 BC यानी क्या, ऋग्वैदिक काल से लेकर ये 1500 1400 1300 1200 1100 900 करते करते महासाम्राज्य कब बना। अरे महासाम्राज्य यानी कि मगध बना ना साम्राज्य, मौर्य मगध, और मौर्य को हम लोग क्या कहेंगे, महासाम्राज्य, ठीक ना। और इसी यही महासाम्राज्य विशेषकर मौर्य को महासाम्राज्य बनने में कितना लग गया, लगभग 321 BC के आसपास से। तो लंबी दूरी तय किया गया, तब कुल से यहां तक हुआ। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी सफलता 2 महीने 5 महीने में होगी, कि लंबी प्रक्रिया है, सतत अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और मैं साइकिल आपको बताता हूं, ये है आर्थिक, कैसे समाज में परिवर्तन होता है। आर्थिक परिवर्तन होगा, रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति, तब समाज में परिवर्तन होगा, ठीक है। मेंस में भी इसका उपयोग कीजिएगा, इंटरव्यू में भी, पीटी में भी। आर्थिक के बाद सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन होगा तब राजनीतिक परिवर्तन होगा, और राजनीतिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, और ये सब जब मिलेगा तो वैश्विक स्तर पर संबंध रहेगा, व्यापार होगा, तब फिर पर्यावरणीय एक अप्रोच रहेगा, और फिर उसके ऊपर एक अप्रोच क्या रहेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी अपने समकालीन सभ्यताओं को बहुत हद तक प्रभावित करती है भाई। तो आर्थिक रूप से देख रहे ना, ऋग्वैदिक काल में हमारी स्थिति कमजोर है आर्थिक स्थिति से, तो हम लोग क्या अभी भी घुमंतु या और प्रकार की स्थिति है, अभी हम लोग विकास की अवस्था में, संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। क्या था ऋग्वैदिक काल में, 1000 से 1500 से 1000 BC तक यही सब तो चल रहा था ना। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक के पूरब पढ़े हैं, दुर्गपति पढ़े हैं, राजा पढ़े हैं, रत्निन पढ़े लिए ना, देवताओं की संख्या में वृद्धि हुई तो संपन्नता बढ़ी, खुशहाली बढ़ी, समृद्धि बढ़ी। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए नहीं बढ़ेगी, लोहा का खोज हो गया, रोपण कृषि शुरू हो गई, सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया, ईंट का ये हो गया, पके ईंट का प्रयोग तो ये हुआ। अब जब आर्थिक सामाजिक हो गया, तब राजनीतिक रूप से मजबूती आई। कहाँ, महाजनपद, 6ठी सदी ईसापुर में महाजनपद का काल आ गया, 16 महाजनपद। और ज्यादा इसमें जब मजबूती आएगी, तब क्या होगा, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत हो जाएगी, और वैश्विक रूप से भी, और पर्यावरणीय रूप से भी सब काम करेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी काम करेगा। यही ना है साम्राज्य और महासाम्राज्य मगध, जिसने हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। तो आइए मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझेंगे तरीके से, चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन कीजिए, पढ़िए, सुनिए, ऑडियो वीडियो देखिए, यूट्यूब पर देखिए, फिल्मों को देखिए। पढ़ाई का कई तरीका है, जो आपकी सफलता दिलाएगी वही आपकी बेस्ट तरीका है। अब आइए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं चाहता हूं एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें चीजों को, ताकि समझ सकें। इस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद का मेहनत करना है। मेरे बने बनाए हुए मेहनत से आपको कुछ नहीं होने वाला है, कोई समझा नहीं सकता है, कोई आपको महान नहीं बना सकता, करना स्वयं को होगा। नोट्स नहीं बनाइएगा,
खुद से 10 बार 20 बार 50 बार नहीं पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं दीजिएगा, टेस्ट सीरीज नहीं दीजिएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। एक कंकाल को धरती माता पर बोझ लेके चलेंगे, ठीक ना। लेकिन धरती माता अभी माँ हमारी बहुत उम्मीद की हैं अपने भक्तों से। याद कीजिए सैनिक को जो सीमा पर हमारे लिए शहीद होते हैं, और हमारी क्या इस माँ मिट्टी और मानुष के लिए फर्ज। आइए अपने अंतरात्मा से बात कीजिए और इस तरह से अपने दिल दिमाग को खुश कराइए, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा भी नाम हो। टीम महाबोधि महाराज जी की ओर से आपको नमन वंदन व अभिनंदन।